हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी, और हमारे समक्ष किताब जो आया है वो है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फर्स्ट, यानी पॉलिटिकल साइंस का जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रभु सत्ता का बहुलवादी सिद्धांत, यानी देखा जाए तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें हम विस्तार पूर्वक हर एक पहलू को जो समझेंगे और जानेंगे, और सारी बातों का जो है विस्तार पर अध्ययन करेंगे जो अब तक अछूता था, और ये एग्ज़ाम व्यू से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता ही होगा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, प्रभु सत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना। प्रभु सत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं बहुलवादी सिद्धांत में कुछ त्रुटियां पाई गई, और इन त्रुटियों का जो है एनालाइज करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर आप त्रुटियों को यहाँ एनालाइज करते हो तो आगे एमए में अगर पॉलिटिकल साइंस में लोगे तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। व्यक्ति बहुत से संघों के जो है नियंत्रण अधीन आ जाएगा। बात सही है कि व्यक्ति बहुत से संघों के नियंत्रण अधीन आ जाएगा। मैन विल बी कम अंडर टू द कंट्रोल ऑफ वेरियस एसोसिएशन। यदि हम ये स्वीकार कर ले कि हर संघ के पास प्रभु सत्ता है, तो इससे व्यक्ति बहुत से संघों के नियंत्रणाधीन आ जाएगा। अब राज्य की प्रभु सत्ता संपन्न है, और व्यक्ति केवल राज्य के प्रति ही अपनी वफादारी अदा कर सकता है, फिर उसे अनेक संघों के प्रति वफादारी अदा करनी पड़ेगी। बात सही है, जितने रूल रेगुलेशन बनेंगे, जितने संस्थाएं मिलेंगी, लोगों को उतने रूल रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन जो है आम जनता के लिए ही बनाई जाती है, कोई दूसरे के लिए नहीं बनाया जाता है। तो ये बात है कि व्यक्ति केवल राज्य के प्रति ही अपनी वफादारी अदा करता है, फिर उसे अनेक संस्थाओं के प्रति वफादारी अदा करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत से व्यक्तियों के संघों के नियंत्रण के अधीन आ जाएगा, और इसका परिणाम क्या होगा? व्यक्ति स्वतंत्रता पर बहुत ही सीमाएं लगा दी जाएगी। अब देखिए, मैं एक सिंपल बात से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक संस्था के आप अधीन हो, अब वो संस्था कई संस्थाओं के अधीन चली जाती है, तो आपको सभी संस्थाओं की बातें मानना पड़ेगा। वो कहेगा इधर घूमो, वो कहेगा उधर घूमो, वो कहेगा वहाँ जाओ। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको आ गई? व्यक्तियों को ही आ गई ना। तो कहते हैं जितनी संस्थाएं होगी उतनी विचारधारा होगा, और उतना ही लोगों को बर्बाद करेंगे। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है राज्य के कामों के बारे में गलत और सक्रिय विचार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आलोचना है कि राज्य के कामों के बारे में गलत और सक्रिय विचार, ये आलोचना के अंतर्गत है कि रॉन्ग एंड द नैरो व्यू रिगार्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द स्टेट। बहुलवादियों के राज्य के कार्यों के बारे में धारणा भी गलत है, क्योंकि वर्तमान राज्य केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करता, बल्कि कल्याणकारी होने के कारण उनके कार्य को कल्याणकारी कार्य भी कहते हैं। क्योंकि राज्य के देखा जाए तो यहाँ पर कल्याणकारी कार्य करती है। यदि केवल राजनीतिक कार्य तक ही सीमित हो तो फिर हम उसे बुढ़ापा, पेंशन, निःशुल्क डॉक्टरी सुविधाएं और वेतन वृद्धि, कीमतों में कमी आदि की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि कल्याणकारी बात नहीं होती, इसलिए हम इसमें मांग को है कम करने के लिए कहते हैं।
वर्तमान राज्य तो व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन से संबंधित होती है। जो हमारा वर्तमान राज्य है व्यक्तियों के जीवन से संबंधित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, तो कानून राज्य की शक्ति से स्वतंत्र नहीं है। कानून जो है राज्य की शक्ति से स्वतंत्र नहीं है। लॉ आर द नॉट इंडिपेंडेंट टू बी स्टेट अथॉरिटीज। ड्यूग्लिस और कैरब्स जैसे बहुलवादियों का विचार है कि कानून राज्य की शक्ति से के ऊपर होते हैं। बात सही है, कानून जो है राज्य की शक्ति से ऊपर है, इसलिए राज्य कानून बनाता नहीं है बल्कि कानून का रक्षा करता है। राज्य कानून कभी नहीं बनाता है, वो सिर्फ रक्षा करता है। और इसके डेगुल्स ने भी कहा था कि राज्य कानून को बनाता नहीं है बल्कि कानून राज्य को बनाता है, परंतु यह विचार ठीक नहीं है क्योंकि कोई भी कानून राज्य की इच्छा के विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए अपनी विचारधारा, बात सही है, ये भी बात सही है कि कोई भी कानून राज्य के विरुद्ध नहीं बनाया जाता है, राज्य के हितों में रख के बनाई जाती है। देखा जाए तो यहाँ पर सब बात सही, क्योंकि राज्य के अधीन कैसे बनाया जाएगा, विरुद्ध कैसे बनाया जाएगा। राज्य के विरुद्ध होगा तो कोई पालन करेगा ही नहीं, तो राज्य के जो है समर्थन में बनाई जाती है। यद्यपि हम यह मानते हैं कि कानून विभिन्न स्रोतों की उपज है, परंतु कानून तभी बनता है जब राज्य द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाती है। कानून तब बनता है जब राज्य उसको स्वीकृति दे। अब इस बात का एग्जाम्पल भी मैं बता सकता हूँ आपको। जब किसान आंदोलन हुए थे, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही, आपको पता है जो सरकार ने कुछ रूल रेगुलेशन परिवर्तन किया और ये राज्यों पे लागू किया, लेकिन जो राज्य किसान थे उन्होंने इस बात को नकार दिया कि हमें ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो सरकार को अंत में क्रांति के बाद, कहते हैं लोगों के आक्रोश के बाद, उस कानून को वापस करना ही पड़ा, लेना ही पड़ा। तो हम ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। जो जनता के लिए कल्याणकारी रहेगा लोग उसी को ही स्वीकृति देंगे। राज्य के कानून को लागू किया जा सकता है तकनीक तब होता है जब वो जनता उसको समर्थन करे, क्योंकि यहाँ पर सरकार कानून को पालन करने नहीं आती है, जनता करती है। और जनता तभी करेगी जब जनता के हित में होगी। अगर जनता के विरोध होगी तो वो जो है पालन नहीं करेगी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, बहुत से संघ बुरे उद्देश्य के लिए बनाए जाएंगे। बात सही है, इसका सबसे बड़ा आलोचना यही है, सही है बात, और ये आलोचना के रूप में है कि बहुत संघ बुरे उद्देश्य के लिए बनाए जाएंगे। डिफरेंस एसोसिएशन विल बी कम इनटू द एक्सटेंट फॉर अ बैड पर्पस। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि हर संघ के पास उसी तरह की प्रभुसत्ता होगी जिस तरह राज्य के पास है, तो उसके भयानक परिणाम निकलेंगे, क्योंकि हर एक अच्छा या बुरा संघ प्रभुसत्ता की मांग करेगी। हर एक संघ करेगी ही करेगी कि हमें प्रभुसत्ता चाहिए, हमें प्रभुसत्ता चाहिए, हम ही सब कुछ करेंगे। और बहुत संघ बुरे उद्देश्य में अस्तित्व में आ जाएगी। बात सत्य है। आज देखिए बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क रह गया है सिर्फ देश को खोखला करने वाला ही रह गया है, क्योंकि हर कोई अपना उद्देश्य की मांग रखता है। अब राज्य के पास तो सत्ता है और राज्य देखता है कि यदि कोई संघ बुरे उद्देश्य के दृष्टिगत बनाया जाता है तो राज्य उसे समाप्त कर देती है। परंतु जब राज्य की स्थिति भी केवल एक संघ के समान होगी तो राज्य उसे समाप्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें उसका जो है हित छुपा हुआ होगा, और संघ अपने उद्देश्य को ठीक सिद्धांत करने की कोशिश करेगा। कई प्रकार की जुआ मंडलीय स्थिति में आ जाएगी। बात सही है, अगर सरकार इस पर कंट्रोल ना करे, अगर कई संघ बना दी जाए तो उनके अलग अलग उद्देश्य हो जाएंगे और ये बुरे उद्देश्य के लिए ही बनाए जाएंगे। आगे है, बहुलवादी अराजकता को उत्साह देते हैं। यदि हम राज्य से प्रभुसत्ता लें और इसे विभिन्न संघों में बांट दें तो इसे जो है विश्व में अराजकता फैल जाएगी। ये भी बात सत्य है कि बहुलवादी अराजकता को जो है उत्साह देती हैं। अगर राज्य में अगर मान ली शक्ति है और राज्य सभी शक्तियों को जो है बांट देती है, फैला देती है, तो हर बंदा जो है, हर एक व्यक्ति कहेगा कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ। अब वो गलत से गलत कार्य करना स्टार्ट कर देता है। संघ अपने सदस्य के लिए अलग अलग कानून बनाएगा और यह भी संभव है कि एक संघ के कानून दूसरे संघ में कानूनी के साथ मेल नहीं खाते हों। बात सही। अगर मान लीजिए कई संघ बना दिए जाते हैं तो क्या लगता है कि इस संघ का जो है विचारधारा उस संघ से मिलेगा? कदाचित नहीं मिलेगा। और हर संघ यह
भी चाहेगा कि व्यक्ति उस द्वारा बनाए गए कानून का विरोध न करे, जबकि विरोध होना स्वाभाविक ही होगा। हर कोई कहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो कानून जो किसान बिल लाई गई उसमें कानून में यही सरकार चाहती थी कि इसका विरोध ना हो, लेकिन जनता ये नहीं चाहती थी। जनता इस बिल को नहीं पसंद करती थी, इसलिए जो है विरोध हुई, स्वाभाविक हुई विरोध, क्योंकि एक संघ का कानून दूसरे संघ के कानून से मेल नहीं खाती है। देखा जाए तो एक दूसरे व्यक्ति का विचार भी मेल नहीं खाता है। परिणाम स्वरूप ये निर्णय करना कि कौन सा कानून ठीक है और कौन सा गलत है मुश्किल हो जाएगा। इतने संघ बना दिया जाएगा तो मुश्किल तो होगा ही। कौन सही है, कौन हित में है, कौन बुरा है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अंत परिणाम स्वरूप संघों का आपसी विरोध बढ़ेगा और कानून जो है व्यवस्था भंग हो जाएगी। समानते राज्यों में गड़बड़ी का यही एक कारण भी बनता है। अगर देखा जाए समाज में जो गड़बड़ी आप देखते हो, आए दिन दंगे फसाद होते हुए नजर आता है, सांप्रदायिक दंगा फसाद होता है, तो कहीं ना कहीं कारण यही बनता है कि प्रभुसत्ता केंद्रित नहीं होती है। जिनकी प्रभु सत्ता होती है केंद्रित नहीं होती। इसमें ग्लिस्क्राइस्ट ने भी कहा था कि यदि बलवादों के अंतिम निष्कर्ष तक ले जाया जाए तो यह समाज की छीन भिन्न कर देगा और शक्ति तथा उन्नति की अवस्थाओं के स्थान पर अनेक अस्त व्यस्त समूह होंगे जो अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में लगे रहेंगे। तो बात सही है। आज देखिए इसका एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज जो बाबा होते हैं, जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अब कितने सारे जो है धर्म सुधारक बनते हैं, सबके अपनी विचारधारा होते हैं। और आज समाज में तो बहुत हो गए हैं, इतने हो गए हैं, सबका विचारधारा अपना अपना होता है। तो बात सही है, सब अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में लगे हुए हैं। वो बाबा कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है कौन, इसका फैसला तो जनता करती है। और जनता भी कहते हैं उन्हीं के पीछे भागती है जो उनके लिए गलत भावनाओं का जो है अनुसरण करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विभिन्न संघों के कार्य की सीमाएं कैसे निश्चित की जाएगी। विभिन्न संघों के कार्य की सीमाएं कैसे निश्चित की जाएगी। हाउ टू फिक्स द फंक्शन ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि राज्य प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है तो विभिन्न संघों के कार्य कौन से निर्धारित करेगा। ये भी बात है कि अगर हम फिक्स नहीं होगा, सत्ता संपन्न नहीं होगा, तो विभिन्न जो है संघों के कार्य कौन निर्धारित करेगा, क्योंकि कोई भी सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी जिसे यह कार्य सौंपा जा सकेगा। अब राज्य प्रभुसत्ता संपन्न और राज्य ही एक कार्य करता है, तब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर राज्य ये सारे काम खुद ही करे तो ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक संघ अधिकतम कार्य अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा और जिसके परिणाम स्वरूप संघ कार्य की सीमाएं नहीं रहेगी और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब देखिए सब अपने अपने हाथों में कानून लेने लग जाए तो जनरल सी बात है, अराजकता तो फैलेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ आलोचना की गई है कि विभिन्न संघों कार्य की सीमाएं कैसे निश्चित की जाएगी। फिर अगर सबको अलग अलग शक्ति दे दी जाए, सब अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, अपने अपने की जो है उल्लू सीधा करने लग जाएंगे। और बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो राज्य के विभिन्न संघों के विचारों को जो है सुलझाया सकता है। राज्य ही विभिन्न संघों के विवादों को सुलझा सकता है और इस पर भी आलोचना की गई कि ओनली स्टेट कैन बी सेटल द डिस्प्यूट ऑफ द अमंग देयर इज अ वेरियस एसोसिएशन। जब हम विभिन्न संघों के कार्यों को बांट देंगे तो उनके बीच लड़ाई झगड़े भी पैदा होंगे। बात सही है, हर कोई लड़ाई झगड़ा आप देखते हो कि आए दिन जो है मंत्रियों के आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कारण क्या होता है लड़ाई झगड़ा का? लड़ाई झगड़ा का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो कहता है कि भाई मुझे तो बहुत छोटा पद दे दिया, उसको बहुत बड़ा पद दे दिया, लेकिन हमारा रोल वही है जिसका उसका रोल है। और ये झगड़ा होना स्वाभाविक बना देता है। ऐसे झगड़े का निपटान तभी किया जा सकेगा यदि संघों के ऊपर कोई ऐसा संघ हो जिसके आदेश और निर्णय के अन्य संघ स्वीकार भी करे। बात सही है कि सुपीरियर संघ होना चाहिए जिस पर सभी संघों का नियंत्रण हो। बहुत से बलवाद ये स्वीकार करते हैं कि संघों के आपसी झगड़ों को निपटने का अधिकार केवल राज्य के पास ही हो सकता है, परंतु इस प्रकार उन्होंने राज्य के अन्य संघों से उच्च संघ स्वीकार किया है। यदि हम राज्यों को अन्य से संघों की तरह ही एक संघ स्वीकार कर लें तो फिर भी हम एक ऐसे संघ की आवश्यकता महसूस होगी जो अन्य संघों से ऊंचा होगा। बात सही है। देखिए घर में भी जो बच्चे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए माता पिता होते हैं और माता पिता भी गलत ना करे इसलिए दादा होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जब वह संघ राज्य की जगह ले लेगी तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुलवादी राज्य प्रभुता को अगले दरवाजे से बाहर निकालते हैं और पिछले दरवाजे से पुण्य ले जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जो चीज़ बात
सही बताया जाता है, दूसरी तरफ से उसको गलत बना दी जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पश्चात आता है प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बाहरी हमलों से रक्षा के लिए जरूरी है। यानी प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बाहरी हमलों से रक्षा के लिए जरूरी है। Sovereignty is a state is a necessity to save the state from external invasion। यद्यपि हम आज के युग के अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का युग स्वीकार करते हैं, परंतु फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय जो है युद्धों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा है, लेकिन ये कौन कहता है भाईचारा है? अगर भाईचारा होती तो ये युद्ध नहीं होता। देखिए, पहली विश्व युद्ध हुई, दूसरी विश्व युद्ध हुआ, तीसरी विश्व युद्ध पे आग खड़े हुए हैं, तो राष्ट्र के बीच कहाँ किस बात का भाईचारा है? कोई भाईचारा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, वो हर राज्यों पे अपना कब्जा जमाना चाहता है और उस देश को अपने अधीन करना चाहता है, क्योंकि भाईचारा की तो भावना हमें कहीं दिखती ही नहीं है। जो राज्य अपनी सीमाओं की बाहरी हमलों से रक्षा नहीं कर सकता है, वो अपना अस्तित्व भी बनाए नहीं रख सकता है। जनरल सी बात है, अगर आप बाहरी खतरों से अपना अस्तित्व तभी बचा सकते हो जब उससे लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, नहीं तो आज हड़पने वालों की कमी नहीं है। बाहरी हमलों से रक्षा एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य ही कर सकता है, न कि आर्थिक अथवा सामाजिक संघ कर सकता है। जनरल सी बात है, जो प्रभुसत्ता रहेगी राज्य में वही कर सकता है अपनी बाहरी शक्ति से रक्षा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात देखें तो व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच तालमेल, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन अमंग देयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैन एज अ लाइफ। बहुलवादी के विचार अनुसार मानव जीवन के प्रत्येक पद के लिए अलग अलग देखा जाए तो संबंधित है, अलग अलग से संबंधित है। जैसे राज्य का संबंध राजनीतिक पक्ष के साथ है, चर्च का संबंध धार्मिक पक्ष के साथ है, और इस तरह वे मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बंट देते हैं, कि विभिन्न क्षेत्रों में बांटना स्वाभाविक रहता है। परंतु यदि मानव जीवन पर गंभीर दृष्टि डाली जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन के पक्षों के अलग अलग खानों में बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो व्यक्तियों के जीवन के हर पहलू उसके जीवन के अन्य पहलू के साथ गहरा संबंध होता है, और इसी कारण एक समुदाय का क्षेत्र अन्य समुदाय के क्षेत्र से अलग नहीं हो सकता है। व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति उसकी राजनीतिक स्थिति के प्रभावित करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करता है। और मान लीजिए व्यक्ति का आर्थिक स्थिति खराब है, तो राजनीति में वो गया है, तो सब प्रथम वो अपना जेब भरने की कोशिश करेगा, और इस कारण आज आर्थिक और राजनीतिक संघों के बीच गहरे संबंध बन गए हैं। और यही हाल अन्य संघों का भी है। आज हर क्षेत्र में देखा जाए तो करप्शन भरा पड़ा है। जो कहता है कि हम करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, वीडियो बनाइए, ये कीजिए, सब बकवास बात है, और ये सच्चाई है। आपको तो लोग वीडियो बनाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन बाद में एक छोटा सा काम भी उनके द्वारा होना संभव नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो डरते हैं और नहीं कुछ करते भी नहीं हैं। उनको तो पता है कि महीने के पहली तारीख को तो तनख्वाह तो आ ही जाएगी, चाहे मैं काम करूं चाहे ना करूं। यहाँ भारत में कौन सा प्रावधान बनाया गया है कि व्यक्ति अगर काम करेगा तो पैसा मिलेगा? ऐसा कहीं नहीं प्रावधान है, और ये होना चाहिए। आपने बोल दिया कि वीडियो बनाई, यार वीडियो बनाने के चक्कर में आज आम जनता का काम तक भी नहीं हो रहा है, और ये बात शायद आपको समझ नहीं आएगी जिंदगी में कभी नहीं, क्योंकि आपने मानवता को समझा ही नहीं। मानव में अगर दिखाना है, अपना राज्य चलाना है, तो लोगों में शक्ति बरतिए। मोबाइल बनाने से कुछ नहीं होता है, अपने आप में सुधार कीजिए। देखिए सब लोग कैसे कार्य करेंगे, घंटों के हिसाब से काम दीजिए, जो जितना काम करेगा वैसे पैसा निर्धारित कीजिए। देखिए हमारा भारत कैसे आगे तरक्की पे पहुंच जाता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, बहुलवादियों के विचारों में समरूपता नहीं है। यानी देखा जाए तो लक ऑफ यूनिफॉर्मिटीज एज अमंग देयर व्यू ऑफ द प्लूरलिस्ट। बहुलवादियों का सिद्धांत जो है क्रमवार नहीं है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों के विचारों में विभिन्नता पाई गई है। यानी देखा जाए तो बहुलवादों के सिद्धांत भी जो विभिन्नताओं से भरे पड़े हैं, और इनमें काफ़ी विभिन्नता हमें नज़र आती है। राज्य और समुदाय के बीच संबंधों के बारे में विभिन्न विचार प्रकट किए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो राज्य और समुदाय के बीच में संबंधों के बारे में सबका अपना अपना विचारधारा है और सोच है, और इस बात पे कई विद्वानों ने
राज्य से सर्वोच्च शक्ति छीनने को त्रपत है, परंतु कई स्वयं ही राज्यों के सर्वोच्च शक्ति स्वीकार कर लेती हैं। यानी देखा जाए जैसे विद्वान हैं वैसे उनकी विचारधारा है। कई जो है विद्वान राज्य से सर्वोच्च शक्ति छीनने के लिए तत्परते रहती हैं, परंतु कोई जो होते हैं सर्वोच्च शक्ति स्वीकार कर भी लेती हैं। और इसमें देखा जाए तो कुमारी फेलेस्ट ने इसको, जो कि बहुलवादी लेखिका थी, ने कहा है कि राज्य एकात्मक एजेंसियां हैं। राज्य जो है एकात्मक है। मेरी नागरिकता मेरे अपने समूह की सदस्यता से कहीं बड़ी है और एक सच्चा राज्य हर एक हित को अपने समेट लेती है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर कुमारी फेलिस्ट ने साफ शब्दों में बात कही है कि राज्य एकात्मक एजेंसियाँ होती है। मेरी नागरिकता मेरे अपने समूह की सदस्यता से कहीं बड़ी है और एक सच्चा राज्य हर एक हित और अपने में समेट लेने की कोशिश करता है। अंततः बहुलवादियों में यह बड़ी हैरानी वाली बात है कि समुदाय को राज्य से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए, परंतु राज्य को प्रभु सत्ता का स्तर प्रदान करने से इनकार करते हैं कि राज्य को जो है प्रभु सत्ता नहीं देनी चाहिए। ये कई जो हैं बहुलवादी से इनकार करते हैं, क्योंकि राज्य को अगर हम प्रभु सत्ता दे देते हैं तो वो तनाशाह हो जाते हैं और वो अपने मर्जी के हिसाब से आगे चलाएंगे। तो काफ़ी महत्व रखता है इस बात का। यदि हम आगे बात करें, प्रभु सत्ता को विभाजित करना असंभव है। प्रभु सत्ता को हम विभाजित नहीं कर सकते, असंभव है। इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल ऑफ डिवाइड हियर, यानी प्रभु सत्ता को विभाजित करना उसे नष्ट करने के समान है। अगर आप विभाजित करते हो तो प्रभु सत्ता नष्ट हो जाती है, जबकि बहुलवादी प्रभु सत्ता को बांट देना चाहता है। बहुलवादी जो है प्रभु सत्ता को बांट देना चाहता है और बांटने से ये होता है कि शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और हम जो निर्णय लेना चाहते हैं स्वतंत्र होकर, वो निर्णय लेने में हम सक्षम नहीं रह जाते हैं। यानी बहुलवादी राज्यों को कानूनी स्वच्छता से रहित कर अन्य समुदाय के बराबर लाना चाहिए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो प्रभु सत्ता को विभाजित करना चाहते हैं। परंतु प्रभु सत्ता का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि यह विभाजित नहीं की जा सकती है, यानी इसको और विभाजित करना संभव नहीं है। और इसमें गैल्टस ने भी कहा है और गैल्टस के विचार भी है कि विभाजित प्रभु सत्ता विरोधी प्रतीत होती है, क्योंकि विभाजित होने का मतलब ही है कि बातों का जो है विभाजन होना, सोचों का विभाजन होना। कहते हैं जितने व्यक्ति होते हैं उतने सोच होते हैं, और शक्तियों को देखें विभाजित हम कर दें, प्रभु सत्ता को अगर हम विभाजित कर दें तो ये विरोधी प्रतीत होती है। इसी तरह कलहोन का भी यही विचार है कि प्रभु सत्ता एक पुण्य वस्तु है और इसका विभाजन करना इसे नष्ट करने के समान है और यह राज्य के अंदर सर्वोच्च शक्ति है। जैसे अर्ध त्रिकोण और अर्ध वर्ग नहीं हो सकता है, उसी तरह अर्ध प्रभु सत्ता नहीं हो सकती है। अगर हम अधूरी प्रभु सत्ता किसी को देते हैं तो ये गुणवत्ता से पूर्ण नहीं हो पाएगी और जो करना चाहेगा व्यक्ति वो नहीं करने में सक्षम होगा। तो इसलिए हम प्रभु सत्ता को जो है कभी भी विभाजित करना हमारे लिए संभव नहीं है। आगे देखें हम तो राज्य बाहरी रूप में प्रभु सत्ता संपन्न होती है। द स्टेट इज़ एक्सटर्नली सबर्गेंट हियर, यानी राज्य आंतरिक व बाहरी रूप में प्रभु सत्ता संपन्न होती है। यदि राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करता है तो राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि बाहरी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करता है या नहीं करता है, परंतु राज्य को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राज्य पे ऐसा कोई भी दबाव नहीं डाल सकता कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता को स्वीकार करें। इसमें राज्य का अपना निजी फैसला होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करें या ना करें। कई बार देखा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय जनमत तथा कानून की परवाह न करते हुए अपनी मनमानी करता रहता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें साधारण बात है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय जनमत तथा कानून की परवाह न करते हुए भी राज्य जो है अपनी मनमानी करता है और ये हमें कई जगह देखने को भी मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आगे हम बात करें तो यह सिद्धांत खतरनाक है। दिस थ्योरी इज़ डेंजरस बिकॉज बहुलवादी का यह सिद्धांत बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि
यह सभ्य राज्य में गड़बड़ी फैला सकती है। जहाँ पर सभ्यता है, जहाँ सभ्य राज्य है, उसमें जो है ये सिद्धांत गड़बड़ी फैला सकती है, आपसी झगड़ों का कारण बन सकती है। और यह सिद्धांत हर अच्छे बुरे संघ को स्वीकृति देना चाहता है, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी ही आगे चलाना होता है। इसलिए ये सिद्धांत अच्छे और बुरे संघों को स्वीकृति देना चाहते हैं, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बहुलवादी यह कहे कि वो केवल अच्छे संघों को ही स्वीकार करते हैं, तो ये निर्णय कौन करेगा कि कौन सा संघ अच्छा और कौन सा संघ बुरा है? हर संघ स्वयं को ही अच्छा समझेगा। तो ये बात तो सत्य है कि बहुलवादी ये कहता है कि हमें अच्छे बुरे स्वीकृति नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अच्छे ही संघ को ले रहे हो तो अच्छा आप किस आधार पे उसको बनाओगे, और आधार बनाने का क्या उद्देश्य रह जाएगा? तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है बहुलवादी को बड़ी प्रॉब्लम आती है, और इसीलिए सिद्धांत जो है काफ़ी खतरनाक यहाँ पर सिद्ध होती है। अगर आगे हम बात करें, राज्य की प्रभुता संबंधी झूठे भय, द फॉल्स फियर ऑफ स्टेट सोवेरेनिटी। देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ की बहुलवादी राज्य की प्रभुसत्ता की ठीक तस्वीर नहीं पेश करती हैं, और हम देख सकते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता के बारे में जो भय बहुलवादी व्यक्तियों के मन में डालना चाहता है वो निराधार है, उसका कोई आधार ही नहीं है। कि जो भय बहुलवादी व्यक्तियों के मन में डालना चाहता है, राज्य की प्रभुसत्ता के बारे में जो भय हमें लगी रहती है, उसमें कोई आधार नहीं है, वो निराधार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और राज्य की प्रभुसत्ता के कारण विभिन्न संघों को अधिक से अधिक अधिकार मिलते हैं। यानी देखा जाए तो राज्य की प्रभुसत्ता के कारण विभिन्न संघों को अधिक से अधिक अधिकार मिलते हैं। प्रभुसत्ता के कारण ही मनुष्यों की स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त होती है। जनरल सी बात है, अगर आपको प्रभुसत्ता मिली है तभी आपकी स्वतंत्रता या अधिकार आपको प्राप्त होगा, और राज्य ही उनकी रक्षा करती है। राज्य ही रक्षक के रूप में देखी जाती है इनकी। यदि राज्य में प्रभुसत्ता वापस ले ली जाए तो व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होगी। बात सही है कि अगर राज्य से प्रभुसत्ता वापस ले लिया जाए तो व्यक्तियों का अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होगा। इसमें जो है बुरे लोग जो होंगे अग्रसर हो जाएंगे और सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए प्रभुसत्ता की जो है राज्य की प्रभुसत्ता संबंधी झूठे भय जो है बहुत काफ़ी खतरनाक रहती है। इवन देखिए व्यवहारिक सिद्धांत यानी एम्पिरिकल थ्योरीज वास्तविक में बहुलवादी अव्यवहारिक सिद्धांत है, और इसे व्यवहारिक रूप देना कठिन ही नहीं अतुल असंभव प्रतीत माना जाता है, क्योंकि इसको व्यवहारिक रूप में देना हमारे लिए संभव नहीं है। और आज विभिन्न राज्यों को क्षेत्र और जनसंख्या काफ़ी विशाल है। जनसंख्या देखा जाए तो काफ़ी विशाल है, और यदि राज्य में पाए जाने वाले संघों की महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान कर दी जाए, परंतु फिर भी उनकी गतिविधियों को नियमित करने और उनके बीच तालमेल स्थापित करने के लिए एक सर्वोच्च शक्ति जरूरत पड़ेगी, और यह शक्ति केवल और केवल एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों में ही हो सकता है। और इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि आज तक किसी भी राज्य में इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया। तो जनरल सी बात है, नहीं देने के पीछे कई कारण है, कई रूल है, क्योंकि देखा जाए व्यवहारिक सिद्धांत जो है काफ़ी अलग है, इसलिए कई राज्यों में जो है इसको व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया है, जो सही भी है और ज़रूरी भी है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है सारे। ठीक है, आगे का टॉपिक हमारे समक्ष रहेगा इस सिद्धांत का महत्व, यानी बहुलवादी सिद्धांत का महत्व तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना शेयर होगा उतना आपके लिए आने वाला समय में वीडियो आएगी। आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। जब हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो आपका भी भलाई होगा, और त्रिपाण स्टडी सेंटर जो लक्ष्य है कि हर बच्चे तक पहुंचने का, वो भी लक्ष्य सिद्ध होगा। तो आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। अब देखिए त्रिपाण सेंटर कितना आगे जाता है। सोचना नहीं दोस्तों, विचार नहीं करना है, जितना हो सके इसको शेयर करने की भावना आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ लग रही है और चाहते हो कि और वीडियो आपको प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी वीडियो आता रहेगा आपके समक्ष। और आपको पता है कि पेपर के टाइम और वीडियो आते रहें
तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन ये तब होता है जब चैनल सब्सक्राइब रहता है। अगर सब्सक्राइब रहेगा तभी यह नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।